ट्वेल्थ केमिस्ट्री के 2 अंक के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर देखिए, विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा लिखिए। तो ऐसा निकाय जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। यदि आप इसमें उल्टा लिख देते हैं तो फिर वह विद्युत अपघटनी सेल कहलाने लगेगा। दोनों आता है, आपको ध्यान रखना है किसमें क्या लिखना है। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है, विद्युत अपघट या अपघटनी सेल किसे कहते हैं। तो वही जो मैं बात कर रहा था उसी का उल्टा है। वह निकाय जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। तो दोनों सेल यहाँ पर हैं, विद्युत अपघटनी और विद्युत रासायनिक। तो अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उल्टा उल्टा है एक दूसरे के। इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। किसी वैद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रोड तथा वैद्युत अपघट्ट के मध्य विभव के अंतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जानते हैं आपकी कोई सेल बनाना होता है तो उसमें एक विद्युत अपघट्ट की जरूरत होती है, इलेक्ट्रोड की जरूरत होती है। तो जब हम इलेक्ट्रोड विद्युत अपघट्ट के अंदर डालते हैं तो विद्युत अपघट्ट का विभव और जो इलेक्ट्रोड का विभव है उसमें जो अंतर होता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड का विभव कहते हैं। अब हमारे पास अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख लीजिए, प्रबल विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं। 2 उदाहरण लिखिए। तो वे विद्युत अपघट्ट जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं प्रबल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। उदाहरण के लिए NaCl, KCl, NH4Cl ये जो हैं प्रबल विद्युत अपघट्ट हैं। तो सिंपल सा है, जो विद्युत अपघट्ट जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होते हैं उनको प्रबल विद्युत अपघट्ट कहते हैं। फिर दोबारा से प्रश्न है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं। तो वे विद्युत अपघट्ट जिनका जलीय विलयन में जो आयनन होता है बहुत कम होता है या पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, अत्यधिक तनु करने पर भी पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्ट बोलते हैं। और यहाँ पर जो है NH4OH है और यहाँ पर CH3COH एसिटिक अम्ल है और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से यहाँ पर जो है उदाहरण आप दे सकते हैं। फिर हमारे पास प्रश्न है, मानक इलेक्ट्रोड विभव से क्या आशय है। तो देखिए यहाँ पर, वह विभवांतर जो किसी इलेक्ट्रोड को उसके अपने ही आयनों के 1 मोलर सांद्रता के विलयन में 298 केल्विन या आप यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर डुबाने से उत्पन्न होता है, किसी अर्ध सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। अब इसको कैसे समझें, जैसे मान लीजिए जिंक का हमको विभव ज्ञात करना है तो हम जिंक की छड़ लेंगे और उसी का जिंक सल्फेट का हम विलयन ले लिए। अब उसको हम उसमें डुबा दिए, लेकिन उस समय जो ताप था वो कितना था, 298 केल्विन था। तो उस समय जो उसका विभव रहा होगा दोनों के बीच का, उसी को हम बोलेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो यह वह विभवांतर है जो किसी इलेक्ट्रोड को उसके अपने ही आयनों के विलयन में 1 मोलर सांद्रता के विलयन में 298 केल्विन पर डुबाने से उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अर्ध सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो इस तरह से इसकी परिभाषा करना है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न है, ओम का नियम लिखना है। तो किसी विलयन में बहने वाली विद्युत धारा तथा विलयन के डूबे हुए दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा है, यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास ये हो गया, कोई विद्युत अपघट्ट इसके अंदर भरा है, 2 इलेक्ट्रोड हो गए ये इस तरह से। तो इसमें जो हम विभवांतर लगाएंगे, मान लीजिए प्लस है और ये वाला इसमें तो क्या है, माइनस है, इनमें जो विभवांतर लगाएंगे तो विभवांतर ही उसमें धारा उत्पन्न करेगा। तो कितनी धारा उत्पन्न करेगा, जितनी हम ज़्यादा विभवांतर लगाएंगे उतना धारा उत्पन्न होगा। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोडों पर जो विभवांतर लगाया जाता है उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो यही है, किसी विलयन में बहने वाली विद्युत धारा विलयन में डूबे हुए दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो यहाँ पर भी समानुपाती क्या हो गया, I हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो V = RI हो गया। अब यहाँ हमको जहाँ करके बता देना कि V का मतलब विभवांतर है, R का मतलब प्रतिरोध कहला गया और I का मतलब क्या हो जाएगा, विद्युत धारा। इस तरह से आपको यहाँ पर इसको ओम के नियम को डिफाइन करना है केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री का जो ओम का नियम है केमिस्ट्री जैसे लिखना है, ये ध्यान रखना है आपको, कोई भी ओम का नियम नहीं लिख देना है। अगला है सेल स्थिरांक किसे कहते हैं। तो सेल स्थिरांक का ये सूत्र है, इस सूत्र के हिसाब से आप परिभाषा बता सकते हैं। तो किसी चालकता सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, L का मतलब है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, और
किसी एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात ही क्या कहलाता है, सेल स्थिरांक, क्योंकि इसका अनुपात फिक्स रहता है, निश्चित रहता है। तो देखिए, किसी चालकता सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा किसी एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात एक स्थिरांक होता है, जिसे सेल स्थिरांक कहते हैं। यहाँ से भी परिभाषा देख लीजिए, यहाँ पर जो L है ये किसी चालकता सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है और ये किसी एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। इसके अनुपात का मान एक स्थिरांक होता है, जिसे हम सेल स्थिरांक कहते हैं। यदि हम इसके मात्रक की बात करें तो यहाँ से मात्रक भी निकल सकता है। लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा, फिर सेंटीमीटर को ऊपर लिखेंगे तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। इस तरह से इसका मात्रक भी आप याद कर सकते हैं यदि आपको याद न आए तो। अब यहाँ पर क्वेश्चन है गैल्वेनीकरण क्या है, समझाइए। तो देखिए, गैल्वेनीकरण क्या है। लोहे में जंग लगने की क्रिया को रोकने के लिए उस पर जिंक की तह लगाई जाती है, परत पर परत लगाई जाती है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजिंग या गैल्वेनीकरण कहलाता है। तो सीधा सीधा है, लोहे के ऊपर जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की तह लगाई जाती है, परत लगाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, गैल्वनाइज्ड आयरन के जिंक फिल्म के ऊपर जब हम जिंक की परत चढ़ा लेते हैं तो उसके ऊपर जिंक कार्बोनेट और जिंक हाइड्रोक्साइड की अदृश्य सतह होती है, जिसके कारण गैल्वनाइज्ड आयरन की चमक कायम रहती है, वो और चमकदार होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम गैल्वेनीकरण को समझा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए, विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं, इसको देखिए। तो 1 एम्पीयर की विद्युत धारा को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एक धातु का इलेक्ट्रोड गलता है और दूसरे धातु में जो है उसके धातु का जो आयन है उस पर चिपकता है, बढ़ता जाता है। तो कितना बढ़ेगा, तो जितना उसका द्रव्यमान बढ़ेगा उस द्रव्यमान को मानेंगे विद्युत रासायनिक तुल्यांक। लेकिन शर्त ये है कि उसमें धारा कितना प्रवाहित हो, 1 एम्पीयर को, और समय कितना लगे, 1 सेकेंड। तो सीधा सीधा है, 1 एम्पीयर की विद्युत धारा को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा को या द्रव्यमान को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व किसे कहते हैं, यह किन कारकों पर निर्भर करता है। तो देखिए, ये धातुओं के लिए होता है, विद्युत अपघट्ट के लिए नहीं होता, क्योंकि विद्युत अपघट्ट में जो धारा का प्रवाह होता है वो स्वतंत्र आयनों के कारण होता है। लेकिन यहाँ पर जो धातुओं में धारा का प्रवाह होता है वो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। तो धातुओं में धारा का प्रवाह स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व कहते हैं। तो यहाँ पूछा इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व क्या है, फिर यह किन कारकों पर निर्भर करता है। तो यह निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ये है, इसमें कारक हैं धातु की प्रकृति एवं संरचना। जैसे अलग अलग धातुएं होती हैं तो उनका इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व अलग अलग होता है। जैसे हम चांदी की बात करते हैं, उसकी चालकता अधिक होती है क्योंकि उसकी प्रकृति संरचना अलग है। इसके बाद यहाँ पर प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी वह ज़्यादा चालकता वाला होगा। ताप बढ़ाने पर जो ये चालकता होती है, इलेक्ट्रॉनिक चालकता, वो क्या होती है, कम होती है। तो ये 3 कारक है जिन पर ये निर्भर करता है। इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं आयनिक चालकत्व किसे कहते हैं, ये किन कारकों पर निर्भर करती है। तो आयनिक चालकत्व की हम बात करें तो यह विद्युत अपघट्ट में होता है। तो विलयन में उपस्थित आयनों के कारण विद्युत के चालकत्व को वैद्युत अपघटनी या आयनिक चालकत्व कहते हैं। तो यहाँ पर यदि क्वेश्चन आए कि वैद्युत अपघटनी चालकत्व क्या कहलाता है या आयनिक चालकत्व क्या कहलाता है, तो विलयन में उपस्थित आयनों के कारण विद्युत चालकत्व को हम क्या बोलते हैं, आयनिक चालकत्व कहते हैं। अब ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है, मिलाए गए वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर, कि वैद्युत अपघट्ट कैसा है उस पर निर्भर करता है ये। इसके बाद यहाँ पर उत्पन्न आयनों का अमाप एवं उनका विलायक योजन, जो आयन उसमें बने हैं उनका आकार कैसा है और साथ में
किस तरह से वो जो है उसमें घुल रहे हैं, आयनों में अलग हो रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। विलायक की प्रकृति, अब ये इसकी श्यानता पर, तो विलायक की प्रकृति कैसी है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य है कि प्रबल विद्युत अपघट्य है, वो गाढ़ा है कि पतला है, इस पर भी ये निर्भर करता है। श्यानता का मतलब ये है। और फिर यहाँ पर वैद्युत अपघट्य की सांद्रता पर, कि उसमें कितने अणु उसमें मिलाए गए हैं, और ताप बढ़ाने पर ये क्या होती है, बढ़ती है। तो इस तरह से यहाँ पर दो तरह का हम प्रश्न पढ़ लिए हैं।